अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सवाल एक कल दिया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालनी थी। वैसे तो जैसा क्लास में किया था वैसे ही बना के मैंने दिया था, फिर भी किसी ने किया है और कुछ पूछना है तो पूछिए। जी जी, क्या 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 क्या? हाँ हाँ, नॉन करंट। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्लियरिंग चार्जेस तब आते हैं जब कोई भी इंपोर्ट की हुई चीज पोर्ट से लानी हो, तो उसके फिर डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन सी फीसें भरनी पड़ती हैं, तो फिर क्लियरिंग एजेंट उसके लिए हायर होता है। वो कहता है जी मैं आपको चीजें छुड़ा के ला दूंगा। तो वो गुड्स की इंपोर्ट में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लांट में होगा। तो क्लियरिंग चार्जेस इंपोर्ट का खर्चा है जी। अच्छा, अगर तो सवाल में वर्ड सिर्फ इंश्योरेंस है तो ये मुराद होगी स्टोर में आने के बाद जो चीजों की इंश्योरेंस होती है। अगर रास्ते की इंश्योरेंस होगी ना तो ट्रांजिट इंश्योरेंस कहाँ होगा जी। वर्ड इंश्योरेंस सिर्फ स्टोर की चीजें हैं कि अगर स्टोर में आग लग जाए, खराबी हो जाए, वरना रास्ते की इंश्योरेंस ट्रांजिट इंश्योरेंस होती है जी। हाँ, ओपनिंग इन्वेंटरी की बेस पे है। ओपनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग कैसे? ओपनिंग किधर है? ओपनिंग कैसे? इन्वेंटरी बिजनेस के पास पड़ी हुई चीजें, चाहे वो गुड्स की शक्ल में है, चाहे वो गुड्स तक पहुंचने के रास्ते में रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो बस गुड्स इन्वेंटरी है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल भी इन्वेंटरी है, मशीनों में पड़ा हुआ सामान वर्क इन प्रोसेस भी इन्वेंटरी है, और फिनिश गुड स्टोर वो भी इन्वेंटरी है। इन्वेंटरी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पड़ी हुई चीज है। क्लोजिंग इन्वेंटरी क्या है? जो ईयर एंड या पीरियड एंड पे है। इसको क्लोजिंग इन्वेंटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, तो अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है ना, तो बस काम उस वक्त रोकते हैं सारे कि अभी इस वक्त क्लोजिंग हो रही है जी, बस ये ट्रांजैक्शंस बंद हैं अभी। जैसे कभी ये चीज आपके इल्म में आई हो कि बैंक बंद होता है जी, क्लोजिंग है 31 दिसंबर को बंद है या 1 जनवरी को बंद है, तो वो ना ट्रांजैक्शंस रोक देते हैं ताकि क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करें, कैश का, स्टॉक का। पीरियड क्लोज कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। उस वक्त जो चीजें पड़ी होती हैं वो क्लोजिंग इन्वेंटरी है। और अगले ही दिन सुबह, अगर रातों रात चोरी नहीं होगी तो अगले ही दिन सुबह वो क्या है? अगले पीरियड की ओपनिंग इन्वेंटरी। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी साल के आखिर में पड़ी हुई इन्वेंटरी है। क्लोजिंग इन्वेंटरी बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में जिस वैल्यू पे आएगी वो वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी है। वो क्या होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। फिर मैंने कॉस्ट पढ़ानी शुरू की थी, और कॉस्ट पे मैंने पहले ये एक्सप्लेन किया था कि मैं आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी पढ़ा रहा हूं, यानी जस्ट इन्वेंटरी की कॉस्ट। अब मैं उसको मजीद स्पेसिफाई करके कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी है, समझा नहीं है? नहीं नहीं, मैंने कॉस्ट की हेडिंग दी थी और यूं 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 इसके ऊपर किया था, वो सब चल रहा है। उसके बाद एनआरवी की जब हेडिंग होगी तो एनआरवी, अदरवाइज सब कॉस्ट की बात चल रही है। फिर मैंने उसमें एक हेडिंग ये दी थी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, मैं इन्वेंटरी की कॉस्ट बता रहा हूं आपको, और उसका प्रिंसिपल ये था कि इन्वेंटरी जिस लोकेशन कंडीशन में है वहां तक ला के संभाले रखने का खर्चा है, वहां तक लाने का, ब्रिंगिंग, वहां तक लाने का खर्चा, खरीद के सिफादत के साथ लाने का खर्चा, ये सब कॉस्ट का हिस्सा है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की रॉ मटेरियल इन्वेंटरी है, तो कॉस्ट में खरीद के लेके सारे लाने तक के खर्चे, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, और डायरेक्ट लेबर और एफओएच को मिला के कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं,
और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को मिला के प्राइम कॉस्ट कहते हैं। कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा भी तो डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है, तो कॉन्सेप्चुअली हाँ हो सकती है, लेकिन कॉस्ट के सवालों में होती नहीं है चूंकि, इसलिए ये ज्यादा जिक्र भी नहीं हो रहा होता। कोई और डायरेक्ट कॉस्ट भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मटेरियल लेबर ही होता है, इसलिए यही नाम चला लेते हैं हम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफर्ट्स। अब वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुई, एक सवाल ट्रेडिंग बिजनेस का कर लिया था, आगे मैन्युफैक्चरिंग के भी कराऊंगा सवाल। हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है। अब मैंने कहा है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो कल पढ़ा था उसमें और इसमें क्या मसला है। अब वो इशू बताता हूं पहले, फिर उस इशू का हल बताता हूं। जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी, पीआरसी के बुक में क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ, अभी है सामने वो लाइन, उसमें लिखा हुआ है जो मटेरियल की स्टोरेज कॉस्ट है उसको ऐड करेंगे। आगे पढ़े जरा। अच्छा मैं बता देता हूँ, उसमें लिखा हुआ है ऐड होगी इन दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लिखा हुआ, वो फिनिश गुड्स की बात हो रही है। मैं जब आपको फिनिश गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के सवाल कराऊंगा ना, उसमें लाऊंगा मैं रॉ मटेरियल का स्टॉक, लेकिन वो किस में ऐड करना है, वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करना है, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री में नहीं ऐड करना है। नहीं नहीं, आप सेंटेंस का शुरू पढ़ रहे हैं ना, एंड नहीं ना पढ़े। शुरू में लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल की स्टोरेज, आगे ऐड किस में होनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री नहीं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो मैं कह रहा हूं कि वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बात कर रहा है किताब वाला, कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालते हुए रॉ मटेरियल की स्टोरेज कॉस्ट ऐड करनी है। वो बताऊंगा जब मैं आपको एफओएच और ये सब सवाल कराऊंगा, तो तब जब मैन्युफैक्चरिंग का सवाल कराऊंगा ना, तब इसका मैं स्पेसिफिकली जिक्र कर दूंगा, क्योंकि जो सवाल मैंने कराना है उसमें है रॉ मटेरियल का स्टोर, तब करेंगे इस पे बात। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं है स्टोरेज ऐड, यानी जो कल बताया था वो सही है, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं है स्टोरेज कॉस्ट ऐड। जिस पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं वो मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के सवाल को करवाते हुए जरूर आपको क्लियर कर दूंगा। ये मैंने अलग से हेडिंग क्यों दी, इसका पहले इशू समझ लीजिए। कल जो सवाल बोर्ड पे किया था वो बिजनेस का पहला साल था, और उस साल में एक ही वक्त में सारे के सारे 25,000 यूनिट्स इंपोर्ट किए थे। एक कितना क्या कॉस्ट किया था, 101, नहीं जो बोर्ड पे किया था। और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं, मैंने ना लेक्चर 6 तक गार्डन कैंपस में रिकॉर्डिंग होती थी, अब से ऑन बड़ी गुलबर्ग में होगी। तो उस सेक्शन में जो मैंने सवाल लिखवाई थी फिगर्स, उसका आंसर मेरा ख्याल है कोई 58 आ रहा था, रिकॉर्डिंग वालों से कह रहा हूं 58 आ रहा था। तो यहाँ वालों को मैंने 101 वाला सवाल कराया था, तो आपके लिए 58। तो जो आंसर निकला था 58 या 101, ये उन 25,000 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट थी, और साल में वो बस एक ही दफा खरीदे थे। अगर साल में उसके बाद दोबारा खरीदे होते, तो वो जो दोबारा खरीदे होते उनकी भी कॉस्ट 101 रुपया ही बनी होती, या 58। डॉलर का रेट चेंज हो रहा है, क्लियरिंग चार्जेस डिफरेंट हो सकते थे, ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट हो सकती थी, तो वो 101 से डिफरेंट होती। फिर 2 महीने बाद फिर इंपोर्ट किए होते, वो भी 101 के ही होते। तो अगर साल में 2 3 4 दफा चीजें खरीदी होती, तो हर बार खरीदते हुए थोड़ी 101 रुपए पर यूनिट कॉस्ट आनी थी। अब साल के एंड में जो चीजें बची हुई रह गई हैं, देखने में सब एक जैसी हैं, तो ये कौन सी वाली बची हुई हैं, जो पहले खरीदी थी तब 101 का पर यूनिट रेट था, या जो बाद में खरीदी थी जिसका 105 रुपए रेट था, या जो उसके बाद खरीदी थी जिसका 115 रुपए रेट था। ये 115 5 कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं, मतलब बता रहा हूं आपको। तो जब एक से ज्यादा दफा चीजें खरीदी हुई साल में, और हर दफा डिफरेंट रेट पड़ा हुआ, तो मसला ये आएगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक में चीजें रह गई हैं वो कौन सी वाली है। अच्छा ये मसला आएगा ही क्यों, जब एक जैसी चीजें हैं, यानी दिखने में एक जैसी चीजें हैं। लेकिन अगर एक बिजनेस वो करता ही यूज्ड गाड़ियों का काम है, यूज्ड गाड़ी खरीदता है बेचता है, तो उस बिजनेस को तो पता ही होगा हर गाड़ी कितने की है। नहीं नहीं, अगर यूज्ड गाड़ी है तो सब एक जैसी होंगी, तो हर एक अलग अलग होगी, उसको पता होगा ये गाड़ी कितने की खरीदी, उसने रिकॉर्ड रखा होगा अपने पास, तो वो आराम से जान लेगा कि क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई गाड़ियां कौन कौन सी कॉस्ट वाली है। तो ये टॉपिक हमारा टेस्ट नहीं होता, हमारे लिए टेस्टिंग की चीज क्या है, सिमिलर चीजें। तो इशू क्या आएगा, अगर एक से ज्यादा दफा चीजें खरीदी गई, तो हर दफा कॉस्ट पर यूनिट डिफरेंट होनी है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक में चीजें पड़ी रह गई वो तो सब एक जैसी लग रही है देखने में, वो कौन से दिन खरीदी हुई चीजों में से, तो ये नहीं पता चल पाएगा कि पर यूनिट कॉस्ट का रेट कौन सा लगाना है, ये इशू है। इसलिए मैंने इसको एक अलग हेडिंग बनाया कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये 2 4 लाइनें लिखी देता जो मैंने कहा है।
ये जो भी बात बता रहा था ना, बस 2-4 लाइनें लिखनी कि कहानी थोड़ी-सी याद रहे आपको। मैंने लिखा इन केस ऑफ सिमिलर आइटम, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इफ डिफरेंट परचेजेस या प्रोडक्शंस वर मेड एट डिफरेंट पर यूनिट कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर। कि अगर एक जैसी चीजें हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक में चीजें पड़ी हुई हैं, वो नहीं समझ आ रही कि ये कौन सी वाली चीजों में से बची हुई है। तो ये अब एक मसला है। कल वाले सवाल में मसला क्यों नहीं था? क्योंकि एक पहला ही साल था और एक ही दफा चीजें खरीदी थी। अब उनमें से जो चीजें बची हैं, उनकी वही पर यूनिट कॉस्ट है जो 25,000 यूनिट्स की थी। यही काम जो होमवर्क वाला सवाल था, उसमें भी ऐसा ही था। तो मसला तब आएगा जब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस में चीजें खरीदी गई होंगी, यानी ट्रेडिंग बिजनेस की बात हो रही है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के रॉ मटेरियल की बात हो रही है, या फिर डिफरेंट चीजें बनाई गई। ये किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के फिनिश गुड्स की बात हो रही है। और डिफरेंट डिफरेंट वो कॉस्ट पर यूनिट पड़ी, तो पता नहीं ईयर एंड पे बची हुई कौन सी वाली है। इस मसले का जो हल है, वो दो हल है। एक हल कहलाता है फाइफो मेथड और एक हल कहलाता है एवको मेथड। वेटेड एवरेज भी कहते हैं इसको, फाइफो मेथड और एवको मेथड। पीआरसी जिन्होंने पढ़ा है, इंट्रो टू अकाउंटिंग में ही पढ़ा हो और इसके सवाल भी किए होंगे, थोड़े से, बहुत सारे, थोड़े से, बहुत ज्यादा सारे किए होंगे। हैं एवको, वेटेड एवरेज भी कहते हैं। मैं आपको ये करा जरूर रहा हूं, लेकिन ये इतना कोई इज्जतदार नहीं है कि कॉस्ट में हम 15 दिन इस पे लगा देंगे। मैं एक एक दो दो सवाल कराऊंगा, बस बहुत है। फाइफो मेथड है और एवको मेथड। तो जी जी, लाइफो मेथड भी होता है, लेकिन वो कोई इतना मशहूर मेथड नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो ये दो ही मेथड है। ये दोनों मेथड सिखाता हूं आपको, लेकिन इन मेथड्स को सिखाने से कनेक्टेड है इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे होती होगी। ये दोनों मेथड सिखाता हूं आपको, लेकिन इससे रिलेट करके सिखाने, इसके बगैर नहीं समझाए जा सकते। इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम चलते हैं। अच्छा, ये फाइफो और वेटेड एवरेज, एफको, फाइफो, एफको, ये किस चीज के मेथड है? कॉस्ट कैलकुलेट करने के। ये इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखने के सिस्टम हैं। ये दोनों मेथड्स ही आपको सिखाने लगा हूं, लेकिन इन दोनों से रिलेट करके समझा सकता हूं। तो पहले मैंने आपको ये डिस्कशन शुरू की। इसकी मिसाल आप समझ लें, इसकी आपके रिलेटेड लाइफ की मिसाल बेस्ट बन सकती है कि अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाएं और छोटा मोटा गली मोहल्ले वाला मेडिकल स्टोर है, तो उसमें अगर कोई मेडिसिन मांगेंगे तो वो उठेगा, शेल्फ में ढूंढेगा, मिल गई तो ले देगा, नहीं तो कह देगा खत्म हो गई है। एक ये मिसाल है। और एक और मिसाल है जो जरा बेहतर मेडिकल स्टोर है, जो चीज से मांगेंगे वो उठे बगैर पहले अपने कंप्यूटर में चेक करेगा और उसी वक्त ही बता देगा कि चीजें हैं कि नहीं। उसी वक्त बिल निकाल के देके और जाके मेडिसिन ले आएगा। तो कंप्यूटर में देख के कैसे, कैमरा लगाया, कैसे पता लग गया? उसने ना अपने पास रिकॉर्ड रखा हुआ है, और रिकॉर्ड ऐसा रखा हुआ है कि वो अपने पास उन इन्वेंट्री की चीजों की आनिया जानिया साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा है, और उसको उस रिकॉर्ड देख के ही पता है कि इस वक्त कितनी चीजें बची हुई होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सारी चीजें साथ साथ रिकॉर्ड करता जा रहा है। इसकी एक और मिसाल बताता हूँ। आपकी जेब में कितने पैसे हैं? हैं? कैसे पता चलेगा? गिनने पड़ेंगे ना। एक ये तरीका है। कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कुछ मोबाइल के ऊपर एप्स ऐसी रखी हुई है कि अपने हर खर्चे को वो साथ साथ नोट कर रहे होते हैं, और अगर उनको ये जानना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, तो वो अपने पास रिकॉर्ड देख के भी जान सकते हैं, गिनने की जरूरत नहीं है।
साथ साथ अपडेटेड रखा हुआ है कि कितने पैसे। तो पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम, ये स्पेलिंग लिखी है PERPETUAL, परपेचुअल, और वो पीरियोडिक। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स रखने का अगर बिजनेस परपेचुअल सिस्टम फॉलो करता है, तो ये मैंने मेडिकल स्टोर दूसरे वाले की जो मिसाल दी है कि उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसको पता है कि कितनी इन्वेंट्री पड़ी होनी चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि वो साथ साथ सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा था। सारी इन्वेंट्री की ट्रांजेक्शंस ये साथ साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। नीचे ठीक है रूम में आवाज? इमरान नीचे से आए उस रूम से? यार वो तो एक फीस में डबल डबल पढ़ लेंगे। तो परपेचुअल सिस्टम अगर बिजनेस फॉलो करता होगा तो वो बिजनेस इन्वेंट्री की सारी ट्रांजेक्शन, सारी आनियां जानियां इनकी इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस, मतलब इनके इन्स और आउट्स, ये सब साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक जानना है तो स्टोर में जाने की गिनती करने की कोई जरूरत मोहताजी नहीं है, रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। तो इस सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड से ही डिटरमिन हो जाएगा। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम जो है ये सुस्ती वाला सिस्टम है और इसमें इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही होती रिकॉर्ड। तो अब अगर जानना हो कि कितने यूनिट स्टोर में पड़े हैं तो फिर जाके गिनने पड़ेंगे। क्या हो गया भाई? नहीं बता दो। मैंने लिखा हुआ है इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस आर नॉट टाइमली रिकॉर्डेड, और ये लिखा है क्लोजिंग स्टॉक कैन बी डिटरमिन्ड बाय फिजिकल काउंट। तो पीरियोडिक सिस्टम के अंदर ट्रांजैक्शन साथ साथ रिकॉर्ड नहीं हो रही, परपेचुअल में हो रही हैं, तो इसलिए इसमें रिकॉर्ड से ही पता चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ऑल इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस आर टाइमली रिकॉर्डेड। इन्स और आउट्स ट्रांजैक्शन मतलब इन्वेंट्री का आना जाना। अच्छा, अब मैंने आपको ये FIFO और वेटेड एवरेज, ये FO वेटेड एवरेज एक ही बात है, ये मेथड्स समझाने लगा हूं सवाल के जरिए इन दोनों सिस्टम्स से रिलेट करके। सिंपल सा डाटा लिख रहा हूं पहले, अभी रिटर्न्स वगैरह के बगैर पहले मेथड समझा दूं, कल फिर इसमें रिटर्न्स वगैरह भी डाल दूंगा। ये जरा स्लो मोशन में कवर करें ना सारे सारे। ये एक ही स्क्रीन में आ रहा है सारा नंबर? चलिए ये तो लिख ही लिया होगा, उस पर रख लेना। All inventory transactions, meaning ins or outs, are timely recorded. Closing stock can be determined from records. Inventory transactions are not timely recorded. Closing stock can be determined by physical count. एक क्वेश्चन से ये दोनों कॉस्टिंग मेथड समझाने लगा हूं, ईच ऑफ द सिस्टम।
फर्स्ट जून 22 ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स 50 रुपीज पर यूनिट वाले। फिर उसके बाद 4 तारीख को और यूनिट्स खरीदे, परचेज 600 यूनिट्स और खरीदे, और अब की बार ये मिले 55 पर यूनिट के। नौ तारीख को सेल कर दिए 350 यूनिट्स। फिर 13 तारीख को और खरीदे 400 यूनिट्स, लेकिन अब की बार मिले वो 58 के रेट पे। फिर 18 तारीख को सेल कर दिए 450 यूनिट्स। 24 तारीख को फिर सेल कर दिए 200 यूनिट्स, और 29 को परचेज कर लिए 180 यूनिट्स, लेकिन अब की बार मेरे को 62 के। बताता हूं, यहां तक पहुंचे फिर मेथड बताता हूं। जी बेटे बताएं, कुछ नहीं पढ़ा जा रहा था उस पर। रिक्वायर्ड लिखें। इस सवाल का रिक्वायर्ड है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड, अच्छा ये ट्रेडिंग बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस? कैसे पता? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड है एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इफ कॉस्टिंग मेथड इज, रिक्वायरमेंट बता रहा हूं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इफ कॉस्टिंग मेथड इज, है जी, कॉस्टिंग मेथड इज, अब इज के आगे ए बी सी डी, पार्ट ए फाइफो और ब्रैकेट में लिखें पीरियोडिक, नेक्स्ट फाइफो परपेचुअल, नेक्स्ट एफको पीरियोडिक, और लास्ट एफको। हाँ देखा यार, तो सवाल भी गैस करने लग गया, कमाल हो गया। एफको परपेचुअल। चले मैं करता हूं इसको सॉल्व। पहले कर रहा हूं फाइफो पीरियोडिक।
फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा, फाइफो से पहले असल में ये जो 350 यूनिट्स बिके हैं वो इनमें से होंगे कि इनमें से होंगे? असल में इनमें से होंगे कि इनमें से होंगे? पता नहीं किसमें से होंगे। असल में तो नहीं पता ना किसमें से होंगे। सारे इसमें से भी हो सकते हैं, इसमें से भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। असल में तो नहीं पता भाई, यही तो रोला है कि पता नहीं है कि किसमें से हैं, क्योंकि देखने में सब एक जैसे हैं। तो इसमें ना ये जो दो मेथड्स हैं ये एक्चुअली अजम्पशंस हैं। एक अजम्पशन है फाइफो। फाइफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये अंग्रेजी में ही मतलब पता चल रहा है कि इस मेथड की अजम्पशन के मुताबिक जो पहले आए थे उन्हीं को पहले बेचा होगा। अच्छा, इसकी दूसरी साइड, तो फिर रह कौन से गए होंगे? जो बाद में आए थे। तो फाइफो मेथड में जो पहले आए होते हैं उसको पहले बेचना मान लेते हैं, और जो बचे होते हैं वो किन में से होते हैं? वो रीसेंट परचेजेस में से होते हैं। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। और पीरियोडिक इसलिए कि अभी जो मैं काम करूंगा, अब बल्कि पीरियोडिक जब कल परपेचुअल बताऊंगा तो फिर बताऊंगा पीरियोडिक क्यों है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर जो पुराने थे वो बिक गए होंगे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ होगा वो रीसेंट परचेजेस में से होगा। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहा हूं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है कितना भाई? है? अब आप जाके गिन तो सकते नहीं, इसी से देखना है कुछ करना है तो। कैसे? इतने पहले थे, इतने खरीदे, इतने बेच दिए, फिर खरीदे, फिर बेच दिए, फिर बेच दिए, इतने खरीदे, तो प्लस माइनस कर लेते हैं। क्लोजिंग के यूनिट्स ऐसे निकल रहे हैं कि पहले 200 थे, फिर खरीदे कितने कितने? 601, 401 और 181 ये खरीदे हैं, और बेच दिए 350 एक बेचे, 450 और 200, तो कितने बच गए? 380। अच्छा, ये ना कोई बड़ा मुश्किल फार्मूला नहीं लगाया, सिंपल लॉजिक यूज किया है कि इतने पहले थे, इतने और आए प्लस, और जितने सेल हो गए वो माइनस, तो बाकी बच गए होंगे। अब ना यहाँ चार चीजें मैंने यहां लिख दी आपके सामने। एक क्लोजिंग के यूनिट्स, ये क्या है? ये ओपनिंग के यूनिट्स हैं, ये क्या है? ये परचेज है, और ये क्या है? ये सेल है। यानी इन चार चीजों में एक रिलेशनशिप नजर आ रहा है आपको। ये ओपनिंग में ये परचेज ऐड किया, सेल माइनस किया, तो क्लोजिंग आ गए। अच्छा, ये कोई इतना औखा रिलेशन नहीं है, अगर आपको क्लोजिंग पता हो तो सेल्स निकाल सकते हैं। इसी को रीअरेंज कर लेते हैं, यानी अगर क्लोजिंग पता है और सेल्स निकालनी है तो सेल्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्लोजिंग को यहां ले आते हैं। क्या बन जाएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, के पहले इतने थे, इतने और आए प्लस, माइनस इतने बचे रह गए, तो बाकी बिक गए होंगे। तो इन चारों का ये रिलेशनशिप है, और ये आसान चीज है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्लोजिंग निकालने के लिए ओपनिंग में परचेज प्लस और सेल माइनस, या इसी तरह अगर उसको उल्टा कर लें, सेल निकालने हो यूनिट तो ओपनिंग में परचेज प्लस और क्लोजिंग माइनस है, ठीक है। सेल निकालने हो तो ओपनिंग में प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो ये आपस में रिलेशनशिप, एक मिसिंग फिगर निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक है 380 यूनिट्स, रिक्वायर्ड क्या था? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन 380 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? तो फाइफो मेथड का मतलब है कि जो पुराने थे वो तो बिक गए होंगे, तो ये 380 यूनिट्स किन में से बचे हुए होंगे? 180 तो ये होंगे, 200 इसमें से होंगे, 180 इसमें और 200 इसमें से। और अगर इस वक्त स्टॉक में 500 यूनिट्स बचे होते, नहीं 600 यूनिट्स बचे होते, तो 180 ये होते, 400 ये होते, और 20 इसमें से, तो आखिरी परचेज से गिनना शुरू कर दें, उन्हीं में से बचे हुए होंगे। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, इधर नीचे लिखूंगा तो नजर नहीं आएगा, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं, इसी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ही निकाल रहा हूं। ये मैंने पहले यूनिट्स निकाले, अब इनकी कॉस्ट निकाल रहा हूं। तो 180 यूनिट्स तो वो आखिरी वाले,
और ऊपर वालों में से 200, यानी 58 वाले में से 200 और 62 वाले पूरे 180। 11,600 11 22। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक में 380 यूनिट्स पड़े हुए हैं उनकी कॉस्ट इतनी है कि उनमें से 180 जो आखिर में खरीदे थे वो तो बचे हुए हैं, उनसे पहले वालों में से भी 200 बचे। ये FIFO मेथड में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालने का तरीका कि जो पुराने थे वो तो बिक गए होंगे, तो जो बचे हुए हैं वो रिसेंट परचेजेस में से होंगे। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओके। दूसरा क्या पूछा था? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसी का उलट कर लेते हैं। अगर ये बचे हुए हैं तो ये भी बिक गए, ये भी बिक गए और इनमें से 200 बिक गए, क्योंकि इनमें से 200 बचे हुए और 180 बचे हुए। तो फिर ये भी बिक गए, ये भी बिक गए और इनमें से 200 बिक गए। तो ये जो बिक गए उनकी कॉस्ट ऑफ सेल हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स कहते हैं कि जो यूनिट्स बेचे वो बिजनेस को कितने के कॉस्ट किए थे। तो वो जो 200 हैं वो बिके होंगे 50 वाले, फिर अगले 600 भी बिक गए होंगे 55 वाले, और 58 वाले में से 200 बिक गए होंगे 10,000 33,000 11,600 54। तो ये जो 1000 यूनिट सेल हुए हैं ये उनकी कॉस्ट है। ये सेल कितने के हुए हैं नहीं बताया मैंने, तब जरूरत भी नहीं है, हम तो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने बताया भी नहीं कितने के सेल हुए। FIFO पीरियोडिक, ये मैंने इसके नीचे किया था, ये कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाली थी मैंने और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक समझ आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स दोबारा सुन लें। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये होती है कि जो यूनिट सेल हुए हैं उनकी कॉस्ट बिजनेस को क्या पड़ी थी। ये पहले से पड़े हुए थे, इतने और खरीदे, इतने और खरीदे और इतने और खरीदे। ये बिक गए हैं या अभी तक पड़े हुए हैं? ये वाले ये पड़े हुए हैं ना, और इनमें से तो बाकी 200 बिक गए, तो 200 इनमें से बिक गए, 600 ये बिक गए, 200 ये बिक गए। तो ये मैंने 3 वहां लिख ली। जो शुरू में 200 पड़े हुए ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? जो पिछली शाम क्लोजिंग था ना वही अगली सुबह ओपनिंग है। तो जो ओपनिंग पड़े हुए थे वो भी बिक गए होंगे, जो 600 खरीदे थे ये भी सारे के सारे बिक गए, और जो 400 खरीदे थे उनमें से 200 बिक गए, 200 पड़े हुए। अगर सेल के यूनिट्स निकालने हो, अभी मैं यहां बता रहा था, सेल के यूनिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स माइनस क्लोजिंग के यूनिट्स। ये बात समझ आई है ना, ये जो मैं कर रहा हूं। अगर ये जो मैंने इधर रिलेशनशिप किया जिसमें मैंने 300C निकाले, ये उल्टा भी चल सकता है कि अगर सेल के यूनिट्स ना पता हो, ओपनिंग के यूनिट्स पता हो, जो खरीदे इस महीने में वो पता है और जो महीने के एंड पे बच गए वो पता है, तो ये निकाल सकते हैं कि नहीं? ये 1000 यूनिट्स निकाल सकते हैं। कैसे? 200 ओपनिंग थे प्लस इतने खरीदे माइनस इतने रह गए, तो बाकी बिक गए होंगे। यानी सेल के यूनिट्स आप निकाल सकते हैं अगर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस परचेज के यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, तो पता चल जाएगा ना कितने यूनिट्स बिके हैं कि नहीं। ओपनिंग यूनिट्स प्लस परचेज यूनिट्स माइनस क्लोजिंग यूनिट्स इज इक्वल टू कितने यूनिट्स सेल हुए। ओपनिंग यूनिट्स की टोटल कॉस्ट प्लस परचेज टोटल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक की टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स। ओपनिंग स्टॉक की टोटल कॉस्ट प्लस परचेजेस की टोटल कॉस्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक की टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये जो मैंने ये कॉस्ट ऑफ सेल निकाली है, ये आपको एक और तरीके से निकाल देता हूं। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए था? कितने रुपए था? 200 रुपए। 200 यूनिट से 50 वाले, तो 10,000 रुपए था ओपनिंग स्टॉक।
परचेजेस कितनी की टोटल? 600 इंटू 55, 400 इंटू 58, 180 इंटू 62। टोटल परचेजेस कितनी की? 600 इंटू 55, 400 इंटू 58, 180 इंटू 62, 67 67 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना? डबल 54। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है कि जो यूनिट सेल हुए उनकी कॉस्ट क्या थी। तो फाइफो में पुराने बिक गए, ये पुराने लिख लिए मैंने, इनकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स, और चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। फाइफो पीरियोडिक आपके सामने है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, सेल्स की कॉस्ट, कैलकुलेशन प्लस माइनस। कोई सवाल है तो पूछें जी। जी बोलिए, पूछिए, कुछ पूछना है तो। पूछने को कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों तरीकों से। ओके, नोट कर लिया तो मैंने बताना है, स्लो मोशन में शेयर करा दें अगर। एफ को पीरियोडिक, इस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज कैसे कैलकुलेट करें? सबकी एज इंडिविजुअली ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड। अच्छा, आंसर आ गया 19 इयर्स। क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? स्टूडेंट्स की एवरेज एज 19 इयर्स, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? मतलब ये एवरेज कैलकुलेट ही क्यों की जाती है? क्योंकि इसको इस्तेमाल करना है। तो क्या इंटरप्रिटेशन हुई कि एवरेज एज 19 इयर्स है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस क्लास में हर स्टूडेंट 19 साल का है। रन रेट क्रिकेट मैच में रन रेट कैसे कैलकुलेट होता है? नहीं पता? गिल्ली डंडे की मिसाल देता हूँ। पिट्ठू गोल करा मुझे याद। हाँ जी, 15 ओवर हो गए, रन रेट कैसे कैलकुलेट होगा? हर ओवर के रन ऐड डिवाइडेड बाय 15 ओवर्स। अच्छा, रन रेट आ गया 8। क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि इतनी मार पड़ी है, इतना स्कोर हुआ है, जैसे हर ओवर में 8 रन। अच्छा, क्या जरूरी है कि किसी एक ओवर में भी 8 पड़े हों? नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल ये है कि आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। क्या? जैसे अगर आपको 50 ओवर्स का रन स्कोर टोटल करना हो, तो लेंथी तरीका तो ये है कि हर ओवर में बड़ा स्कोर ऐड कर लें, या फिर अगर आपको कहा जाए कि रन रेट 6 है तो 50 इंटू 6। तो एवरेज का इस्तेमाल होता है क्विक कैलकुलेशंस के लिए। पीरियोडिक एवरेज में एक पीरियड को, जो कि महीना भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, एक डब्बा मान लेते हैं, यानी जून को एक डब्बा मान लेते हैं। इस बॉक्स
इस बॉक्स में जितने इन्स हैं, इन्स, एक तो पिछले महीने से यहां क्या ट्रांसफर हुआ, जो पिछले महीने का क्लोजिंग था। तो एक तो जून में आया है ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट्स 50 वाले। इसके अलावा मजीद इन क्या हुए, परचेजेस, वो थे, एक थे 600 55 वाले, 400 थे 58 वाले, और 180 थे 62 वाले। एक पीरियड, एक बॉक्स, इसमें जितने इन्स हैं, यानी पिछले मंथ से जो आया ओपनिंग और मजीद जो खरीदे। अच्छा, अगर 600 में से कोई 40 रिटर्न कर दिए होते तो वो तो आए और गए ना, तो फिर तो इसका मतलब 560 ही आए, यानी परचेज रिटर्न हुआ तो नेट। लेकिन परचेज रिटर्न कल कराऊंगा, अभी परचेज रिटर्न के बगैर करा रहा हूं। तो इस पीरियड में, इस पीरियड को एक बॉक्स मान के, इसमें जो इन्स हैं, इन सबके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं ना, तो ऐसा करते हैं, इनका एवरेज रेट निकाल देते हैं। अब यहां तो गन ज्यादा मच जाएगा, मैं एवरेज रेट ऐसे निकाल देता हूं कि 200 यूनिट्स 50 यानी 10,000, 655 वाले यानी 33,000, 400 58 वाले 23,200, 180 62 वाले 111 60। ये सारे यूनिट्स कितने, नहीं यार, 1380। ये सारे यूनिट्स टोटल इतने रुपए के हैं, 7736। तो एक कितने का हुआ, इसको इससे डिवाइड कर दें, 77360 56.06, काफी अच्छे, 2 डेसिमल बहुत होते हैं। ये 56.06, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने इस पूरे महीने को एक टोटल बॉक्स लेके, इसमें जितने इन्स थे, बेशक सब डिफरेंट डिफरेंट रेट्स वाले थे, लेकिन हमने सबको मिला के एक एवरेज रेट कर लिया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस महीने में जितने भी यूनिट्स आए वो सब 56.06 वाले हैं। तो जब सारे के सारे यूनिट्स 56.06 वाले हैं तो मसला ही हल हो गया। जो बच गए वो कौन से, 5606 वाले। जो बिक गए वो कितने वाले, 5606 वाले। तो एक पीरियड को एक स्टैंडर्ड मान के उसमें जितने इन्स हैं उन सब की अमाउंट्स और यूनिट्स मिला के एक एवरेज रेट निकाला जाता है, और फिर इस पीरियड के जितने आउट्स हैं वो सब इसी रेट वाले माने जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों को, वैसे मैं कल बता दूंगा ये बात, लेकिन ऐसे आज उलझते रहेंगे कि सेल रिटर्न भी शायद इन है, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, तो उसके यूनिट्स भी लूं मैं, सेल रिटर्न भी तो स्टोर में वापस ही आ रहे हैं, तो वो भी इन, वो इनमें है ऑलरेडी, वो इनमें ऑलरेडी हैं, खरीदे थे, बिके, वापस आ गए, तो इनमें है ऑलरेडी। तो सेल रिटर्न नहीं इन है भाई, यही है, ओपनिंग स्टॉक है और परचेज। और जिन्होंने पहले इंट्रो पढ़ी हुई है तो शायद उन्होंने फार्मूला याद किया हो, तो मैं आपको फार्मूले की भी शक्ल लिख देता हूं। वरना कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने इन्स हैं उनके यूनिट्स, टोटल कॉस्ट ऐड की और एवरेज रेट निकाला। अब यही एवरेज रेट जो बिक गए उनके लिए भी चलेगा और जो बचे रह गए उनके लिए भी चलेगा। फिर भी फार्मूला शायद पढ़ा होता है, याद करने में आसानी होती है, तो मैं इसको फार्मूले की शक्ल बना देता हूं, इसी के नीचे लिख रहा हूं। एवरेज रेट का फार्मूला, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स। नहीं, ऐसे ही याद किया है फार्मूला, जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले, यही फार्मूला है यार। हाँ, तो यही है, मैंने इसलिए वो फार्मूले की शक्ल भी लिख दी। वरना वैसे कॉन्सेप्चुअली देखें तो जितने इन्स हैं हमने उनके सारे यूनिट्स, सारी अमाउंट मिला के एवरेज रेट निकाल दिया। इसका भी आंसर यही आएगा, यही किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स। तो यही है, यही चीज इस शक्ल में लिखी है बस। 56.06 आ गया। अब इसी रेट को ही यूज करके दोनों रिक्वायर्ड सॉल्व हो जाएंगे। एक रिक्वायर्ड पूछा है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना जी, जो 380 यूनिट्स बच गए वो यही वाले ही हैं, 56.06 21303। और दूसरी क्या चीज पूछी थी,
कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने बिके हैं 1000 वो कितने वाले वो भी यही वाले तो वेटेड एवरेज पीरियोडिक में एक पीरियड को एक स्टैंडर्ड मान के उसके इन्स सब मिला के एक रेट निकाल लेते हैं और सारे आउट्स पे फिर वही रेट लगता है और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ये जो अभी कुछ देर पहले दिखाया था वो भी निकाल देता हूँ पहले भी कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट की थी एक और तरीके से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ये परचेजेस हैं 6736 माइनस क्लोथिंग ये क्लोथिंग जी 5605 ये 3 रुपए का फर्क इस राउंडिंग ऑफ की वजह से और आप मुझसे पूरे कॉस्ट में बार बार पूछते रहेंगे मैं आपको बार बार बताता रहूंगा कि राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला नहीं होता राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है बस अब ये चलती रहेगी बात पूरे सेशन आप पूछते रहेंगे मैं बताता रहूंगा FIFO पीरियोडिक और ये वेटेड एवरेज पीरियोडिक इसमें बताएं कुछ पूछना है जी सवाल पूछे कोई ठीक है अल्लाह